In this class, we'll be discussing about classification of forces. Okay, I will tell you some of the types of forces. Classification of forces. Okay, see what are the various types of forces. देखिए, अगर सबसे पहले कहा जाए तो कहते हैं कि चार फोर्सेस जो है ना, they are main forces which are working in the universe. Four forces. Okay, the first force is called as electrostatic force. First force is called as electrostatic force. Okay, this one is the main force which is working in the universe. Okay, दूसरा force जो है ना, that is called as this gravitational force. Okay, this is called as gravitational force. The second most prime force which is driving the universe. Okay, third force is called as weak nuclear force. Weak nuclear force. And fourth one is called as strong nuclear force. Okay, ठीक है ना। कहते हैं कि ये चार फोर्स जो है ना, ये पूरी यूनिवर्स को ड्राइव करते हैं। ठीक है, these four forces are responsible for each and every phenomenon that happens in our universe. ठीक है, जो भी चीजें हमारी यूनिवर्स में होती हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल यही चार फोर्सेस हैं। ठीक है, सो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, बट वी विल डिस्कस ब्रीफली अबाउट देम। ठीक है, इन अ वेरी शॉर्ट मैनर। ओके, सबसे पहले हम ले लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस फोर्स। नाउ electrostatic force जो है, it represents the force between charges. Simply, it is force between charged species. It is a force between charged species. Okay, जो भी charged species होती है ना, उनके बीच में जो force होता है, that is called as electrostatic force. That is called as what? Electrostatic force. For example, here it is a charge with the charge Q1. Okay, it has charge Q1. And here is some other, it has charge Q2. Okay, the distance between them is, say for example, R. Okay, इन दोनों charges के बीच में distance है R. Then the electrostatic force exists. Electrostatic force इन दोनों के बीच में होता है. Then electrostatic force is, सबसे पहले ध्यान रखो, जब भी आपको charges होंगे कहीं पे, तो charges जब होते हैं तो उनके बीच में force होता है. ठीक है, now this force may be the force of attraction or it may be the force of repulsion. ठीक है कि नहीं, charges may attract each other or they may repel each other. Okay, लेकिन ये जो electrostatic force of attraction होता है इन दोनों के बीच में, F, that is equivalent to K, it's a constant. Q1 पहले वाले का मैग्नीट्यूड कितना है, मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड कितना है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, है ना। ठीक, तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर इन दोनों पर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर इनमें चार्ज कम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम होगा। ओके, ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है ना इज डिपेंड्स ऑन पहली बात, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है ना बेटा, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, राइट। ठीक है, मतलब ये कि दोनों का चार्ज कितना है, अगर ज्यादा चार्ज है तो फोर्स ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप चार्जेस को नजदीक लाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही आप इन्हें दूर ले जाओगे तो व्हाट विल हैपन, द फोर्स विल डिक्रीज, है ना, फोर्स हो जाएगा कम जब आप इनको दूर ले जाओगे। ओके, इट इज एन इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना। तो मतलब इस तरह से आप कह सकते हो कि अगर आप यहां से फोर्स लोगे ना और यहां से डिस्टेंस लोगे तो इट विल बी अ ग्राफ व्हिच इज लाइक दिस। ओके, है ना। ठीक, तो मतलब यहां पे एक चीज को आप समझ लो, अगर आप डिस्टेंस को फॉर एग्जांपल डबल करेंगे, ठीक है, तो फोर्स कम होगा, लेकिन कितने टाइम्स कम होगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, इट्स 2 स्क्वायर, है ना, स्क्वायर है ना। अगर इसको डबल करेंगे डिस्टेंस को, मतलब 2 स्क्वायर, तो फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स कम, है ना। ठीक,
अगर आप डिस्टेंस को 3 टाइम्स बढ़ा देंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी 3 स्क्वायर, दैट इज 9 टाइम्स हो जाएगा फोर्स का, है ना ठीक, स्क्वायर टाइम्स, है ना, क्योंकि नीचे यहाँ पे आर में आप स्क्वायर देखोगे। इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस बाय 10 टाइम्स देन व्हाट विल हैपन, इट विल बी 10 स्क्वायर, मींस 100 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर टाइप रिलेशनशिप डिपिक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये के है ना, के, इसको बोला जाता है कूलम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट, या इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है कि नहीं। ये जो लॉ है इट इज कॉल्ड एज कूलम्स लॉ, ये कूलम्स लॉ लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हो इसके बारे में, कूलम्स लॉ, है ना ठीक। इट गिव्स अस द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो कूलम्स लॉ से पता चलता है, ठीक है। अब इस के के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं। ये जो के है ना, इसका नाम मैंने कहा, या तो मैंने कहा इसको कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ओके बेटा, अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ना, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड, सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड, है ना, कि कौन सा सिस्टम आप यूज करोगे यूनिट्स का, ठीक है। जैसे मैं बता दूं, अगर आप ऐसा सिस्टम यूज करोगे तो इसके का वैल्यू आता है 9 इंटू 10⁹। ओके, यूनिट तो आप यहां से पता लगा सकते हो, इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, यहां से ऐसे न्यूटन और ये मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर और वो दोनों डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर, है ना ठीक। तो ये होता है इसका वैल्यू कहां पे, ऐसा सिस्टम में, ठीक है। और अगर इसी का वैल्यू आप सीजीएस सिस्टम में कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू सिंपली 1 आता है, ठीक है। क्या आता है, 1। तो फोर्स के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा, फोर्स विल बी इक्वल टू के के बदले आप वैल्यू दीजिए 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस विल कॉरस्पॉन्ड टू एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में ये फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, है ना। और अगर सीजीएस में देखा जाए तो के बदले 1, तो इट विल बी सिंपली Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हो गया किसमें, सीजीएस सिस्टम। Is that clear? So this is the force in what, in SI system, and this one is the force in CGS system. Okay, so value of K depends on the system of units which are used. Okay, now next thing, the value depends on nature of intervening medium. Nature of intervening medium. Okay, let me say what is intervening medium. Intervening medium simply means what is between charges. ठीक है, इंटरवीनिंग मीडियम का मतलब होता है कि चार्जेस किस मीडियम के अंदर है, ठीक है। वेदर दे आर प्लेस्ड इन द एयर और वेदर दे आर प्लेस्ड इनसाइड वाटर, वेदर दे आर प्लेस्ड इनसाइड सम अदर मटेरियल। ओके, चार्जेस कहां पे है, ठीक है। अगर देखिए अभी तो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम नहीं, एयर है ना ठीक। अगर आप इस एयर को रिप्लेस करोगे बाय वाटर, ठीक है, तो मीडियम हो जाएगा ना चेंज, ठीक है। तो आप सिंपली याद रखेंगे कि वेन एवर यू चेंज द मीडियम, जब आप किसी मीडियम को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है, तो फोर्स जो होता है ना इन दोनों के बीच में, इट विल ऑल्सो चेंज, इट विल ऑल्सो चेंज, ठीक है। मतलब ये आपको याद रखना है कि कोई भी मीडियम आप इंट्रोड्यूस कर दो, वेदर इट इज वाटर, वेदर इट इज कैरोसिन, वेदर इट इज जिलेटिन, समथिंग एल्स, जो भी है, ठीक है, सबसे ज्यादा फोर्स चार्जेस के बीच में तब होता है जब वो वैक्यूम में होते हैं, एयर में होते हैं, ठीक है। कोई भी मीडियम आप इंट्रोड्यूस करोगे ना तो द फोर्स विल डिक्रीज, द फोर्स विल डिक्रीज। ओके, सो इंटरवीनिंग मीडियम मतलब मैं कहना चाहता हूं आपसे कि वैल्यू ऑफ फोर्स इज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम इन वैक्यूम और वी कैन से एयर, मैक्सिमम इन वैक्यूम, ठीक है, या एयर। इट डिक्रीजेस विद इंट्रोडक्शन ऑफ मीडियम, विद इंट्रोडक्शन ऑफ, जब आप मीडियम यूज करते हो ना तो ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कोई भी मीडियम आप यूज करो फोर्स हो जाएगा डिक्रीज। तो मतलब ये कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एनी मीडियम इज लेस देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम। इनफैक्ट आई शुड नॉट राइट लेस देन, आई शुड राइट मच मच लेस देन, ठीक है, राइट। जैसे कि आप देखोगे फोर्स इन वाटर इज लेस देन व्हाट, फोर्स इन एयर। जब चार्ज को वाटर में रखा जाता है तो फोर्स कम हो जाता है एज कंपेयर टू एयर, और इसका वैल्यू जब आप निकालोगे ना, इट इज ऑलमोस्ट 81 टाइम्स,
फोर्स जो होता है ना एयर में ज्यादा होता है, वाटर में रखोगे तो फोर्स 81 टाइम्स कम हो जाता है ना। सो मतलब क्या पता चला कि ये जो फोर्स पहली जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज प्योरली ए मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। ओके, इट इज ए मीडियम डिपेंडेंट फोर्स, it is a medium dependent force. Okay, and let me tell you a fact. अगर यहां पे एक चार्ज रखा जाएगा Q1, यहां पे एक चार्ज रखा जाएगा Q2, बीच में कोई कंडक्टर रखेंगे आप, कंडक्टर समझते हैं ना आप, कंडक्टर, ठीक है। What will happen? The force between the two charges will reduce to zero. Okay, the force between the two charges will reduce to zero. Say for example you have a charge, some other charge, the distance is between, some distance is between them, तो दोनों के बीच में कोई फोर्स होगा। Now what will you do? Introduce a conductor between them. Okay, कंडक्टर बाहर से लेके आओ और उस कंडक्टर को रखो इन दोनों के बीच में। Now these two charges will no longer exert force on each other. There will be no force of attraction or repulsion between them. Right? अगर चार्जेस के बीच में मीडियम होगा तो what will happen? No force will exist between them. ठीक है कि नहीं? Means that यहां से पता चला कि such a force can be shielded, है कि नहीं, है ना। इस फोर्स से आप शील्ड कर सकते हो, मतलब अगर आप किसी जगह पे चार्जेस हैं एंड यू वांट कि चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स ना एग्जर्ट करें, तो यू कैन शील्ड योरसेल्फ फ्रॉम दीज इफेक्ट्स। ओके, और इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। चलिए, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट, इट्स कॉल्ड ए शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो यू मे हैव a look at one of the prime things called as Faraday's cage. ठीक है, Faraday's cage, आप इसको घर में पढ़ सकते हो। Faraday's cage क्या इसी प्रिंसिपल पे बनाया गया है। इट्स जैकेट, एक जैकेट टाइप होता है पूरा, ठीक है, मेटेलिक जैकेट, ठीक। और उसको पहन के अगर आप किसी भी करंट कैरी वायर को टच करेंगे तो यू विल नॉट फील एनी इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है कि नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कंडक्टर का बना होता है और चार्जेस वगैरह पे फोर्स नहीं लगता है when there is a conductor between them. Okay, so ये कॉन्सेप्ट है। चलो छोड़ो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे पता चला कि जो पहला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, व्हाट इट इज मीडियम डिपेंडेंट फोर्स, इट्स मीडियम डिपेंडेंट एंड शील्डिंग इज पॉसिबल। ओके, शील्डिंग इज पॉसिबल। अब अगर इस फोर्स का हम मैग्नीट्यूड चेक करें कि कितना हो सकता है, ठीक है, तो से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चार्ज है 1 कूलम, यहाँ पे दूसरा है 1 कूलम, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, से फॉर एग्जाम्पल यू मे टेक सम डिस्टेंस, ओके 1 मीटर, राइट। 1 मीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 1 कूलम का चार्ज है। बता सकते हो फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 इज पावर 9, Q1 इज 1, Q2 इज 1 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर, है ना। तो F इज 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन। ठीक है, दो चार्जेस जिनका चार्ज 1 कूलम है, 1 कूलम एंड 1 कूलम, ठीक है, डिस्टेंस उनके बीच में कितनी है? 1 मीटर। तो उनके बीच में जो फोर्स होता है दैट इज 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी न्यूटन्स। ठीक है, ठीक। तो दिस इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स, है ना, ठीक। लेकिन देखो चार्ज भी ज्यादा नहीं है, 1 कूलम चार्ज है, बहुत कम चार्ज है, ठीक है। डिस्टेंस 1 मीटर है, थोड़ा बहुत दूर भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनके बीच में फोर्स कितना है? ऑलमोस्ट दिस 9 इंटू 10 इज पावर 9, इट्स अ प्लेंटी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इंटरेक्शन, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट सच टाइप ऑफ फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर, राइट। देखिए, अगर आप स्टार्ट करेंगे ना अपनी ऑब्जर्वेशंस को, तो यू विल सी कि अगर आपके पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, न्यूक्लियस इसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ठीक है। देयर इज सम फोर्स बिटवीन व्हाट? इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। और ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है, कूलम्बिक है, राइट। ओके, I was quoting about this one, okay, nucleus and electron, right. Say for example here it is a nucleus and here is an electron which is revolving around nucleus, okay, like this way. Say for example the radius of the shell is r, और the radius of that shell जिसमें ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। आपको पता है what is the charge in electron? That is -e, है ना, -e। और वो कितना होता है? If you remember it's minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, है ना, ठीक।
ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ठीक है, दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, राइट, नेगेटिव चार्ज। अब इस न्यूक्लियस पर देखिए, जरा मुझे बताइए न्यूक्लियस किस किस चीज का बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, लेकिन चार्ज किसके पास है, प्रोटॉन के पास, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो एक प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई, मतलब इतना ही होता है लेकिन पॉजिटिव, है ना, ठीक, समझ आ रही है बात। अगर मैं न्यूक्लियस पे देखूं व्हाट इज द टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना होगा न्यूक्लियस पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं मल्टीप्लाइड में एक का चार्ज कितना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखते हैं ज़ेड से, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज रिटन बाय ज़ेड। अगर इस न्यूक्लियस के अंदर ज़ेड प्रोटॉन्स है, एक प्रोटॉन पर चार्ज ई है, तो टोटल चार्ज कितना होगा ज़ेड इंटू ई, है ना, ठीक। तो जरा बताइए फोर्स कितना होगा इन दोनों के बीच में, इट विल बी के, ओके, Q1 is